हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन बी देखिए एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी है यहाँ पर एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड डी है यहाँ पर एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन। अब हम सभी को पता है जो एडेनिन जो क्षार होता है, बेस जो होता है, वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या करता है, पेयर में रहता है, यानी कि युग्म में रहता है। और जो ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन जो बेस जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसके साथ होता है, साइटोसिन के साथ होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जो एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ जो पेयर बनाता है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आज, यानी कि वो प्यूरिन्स जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में हमें देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर दिया है साइटोसिन एंड थाइमिन। ऑप्शन बी है यहाँ पर एडेनिन एंड थाइमिन। ऑप्शन सी है यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ऑप्शन ए वाला इसमें ये दोनों क्या है यहाँ पर पायरामिडिन्स, यानी जो पिरामिडिन्स हैं वह हैं। और बी में क्या है कि एडेनिन तो क्या है यहाँ पर प्यूरिन्स एंड थाइमिन क्या है यहाँ पर पायरामिडिन्स। और सी यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर प्यूरिन्स होते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए में दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट डेट, यानी कि H1 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के साथ क्या है होता है, एसोसिएट होता है। ये क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर इसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन इज ओकरिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर द डीएनए इज ए कंडेंस इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। ऑप्शन सी यहाँ पर दी डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन इज ए ऑकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है, जो H1 जो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है वो इंडिकेट करता है जो डीएनए है वो कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर में होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सी अर्चिन है उसका डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, जिसमें क्या बोला है कि 17% ऑफ द बेस वेयर शोन टू बी साइटोसिन, यानी इसमें साइटोसिन की वैल्यू हमारे पास दी हुई कितनी, 17%। द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए आर, यानी कि हमें अदर जो बेस जो हैं जैसे क्या हो गया, ग्वानिन हो गया, एडेनिन हो गया और थाइमिन हो गया, इनकी हमें क्या है इसमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो एडेनिन की जो मात्रा होती है, एडेनिन की जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है थाइमिन के। किसके इक्वल होता है, थाइमिन के इक्वल होता है। एडेनिन की जो मात्रा होती है वो किसके इक्वल तो होती है, थाइमिन के। और जो ग्वानिन की जो मात्रा होती है यानी अमाउंट जो होता है वो साइटोसिन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए साइटोसिन का हमारे पास वैल्यू है कितना है, 17%। तो 17% किसका हो जाएगा यहाँ पर, ग्वानिन का। 17% किसका हो जाएगा यहाँ पर, ग्वानिन का। अब 17% किसका हो गया, साइटोसिन, और 17 किसका हो गया, ग्वानिन। यानी कि 17 और 17 कितने हो गए, 34 यानी 100 में से हम 34 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 66। कितना आएगा, 66। और 66 जो है ये क्या है, 2 में डिवाइड होगा, जो कि किस में, एडेनिन और थाइमिन में, यानी कि हाफ हाफ। तो 66 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में हमारे पास बिल्कुल सही दिया है। ग्वानिन की जो अमाउंट है वो 17% है और एडेनिन की मात्रा क्या है, 33%, और थाइमिन की भी कितनी है, 33%। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए टू सी। यहाँ पर क्या दिया है कि डीएनए और यहाँ पर ए लिखा हुआ है और डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, फिर यहाँ पर बी लिखा हुआ है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है, और इसके लिए बताना है कि जो ये वाला सिस्टम जो है, ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, प्रपोज्ड बाय, और सी हमें बताना है। तो जब हम सभी को पता है जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ये वाला जो इसको पूरे को जब हम बोलेंगे इसको बोलते हैं हम सेंट्रल डॉग्मा प्रिंसिपल। सेंट्रल डॉग्मा प्रिंसिपल हम किसने दिया था, क्रिक ने। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए के स्थान पर आएगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, बी के स्थान पर आएगा ट्रांसलेशन एंड सी के स्थान पर आएगा फ्रांसिस क्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज ऐसा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर डीएनए से यहाँ पर फिर सी दिया हुआ है, एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से फिर से प्रोटीन और प्रपोज्ड बाय ए, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर सी हमें बताना है, हम सभी को पता है डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर सी ट्रांसक्रिप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर सी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, बी यहाँ पर ट्रांसलेशन है, और ये इस प्रोसेस को किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज ए बीड्स ऑन स्टिक इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने बीड्स ऑन स्टिंग जो हमें दिखाई पड़ते हैं जब हम न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें न्यूक्लियोसोम पर बीड्स ऑन स्टिंग दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। यानी मोलिकुलर बायोलॉजी का जो सेंट्रल डोगमा है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये कौन सा इसमें से फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन है पी, बी यहाँ पर म्यूकर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और डी है यहाँ पर HIV। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो वायरस जो होते हैं वो सेंट्रल डोगमा को क्या है, फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दी 3 प्राइम्स और 5 प्राइम्स ऑफ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इनसाइड ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन। यानी कि जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं, लिंकेज होते हैं, वो क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को क्या है, ये आपस में क्या जोड़ते हैं। वो कौन कौन किसको आपस में जोड़ते हैं, तो हम सबको पता है यदि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी तो फास्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड है वो 1 न्यूक्लियोटाइड को अनदर न्यूक्लियोटाइड से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी पर्टिकुलर इंटेंटिटी इज ट्रू। तो यहाँ में से यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यदि यहाँ पर सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेंट्रोमियर यहाँ पर यदि ये सेंट्रियोल होता तो हम बोलते कि वो ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेंट्रोमियर दोनों के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग है। बी देखिए, द जीन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग के जो जीन जो होते हैं वो प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो इंसुलिन के जीन होते हैं वो एवरी बॉडी की जो एवरी बॉडी जो होती है सेल की उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट ये सभी जीन किसी भी सेल में, यानी सभी जो सेल की जो बॉडी होती है उसमें सभी जीन क्या है, एक्सप्रेस नहीं होते हैं। प्रेजेंट तो होते हैं बट ये जरूरी नहीं कि सभी में वो एक्सप्रेस हो। तो बी यहाँ पर बिल्कुल राइट लग रहा है। सी भी देख लेते हैं, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल रॉन्ग है। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डी यहाँ पर है डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है बी, द जीन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज द प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर
इन दी डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, दी प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद दी ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी यहाँ पर देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अदर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो डीएनए जो होता है वो क्या है, 2 स्ट्रैंड होता है और क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। और वो इसमें से एक क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम और अदर कौन सा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंटेन अगेंस्ट इज। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिए हैं कि नाइट्रोजिनस बेस दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो रॉन्ग मैच है उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर ग्वानिन और एडेनिन। ग्वानिन और एडेनिन जो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो प्यूरिन्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन तो यहाँ पर प्यूरिन्स ठीक है, लेकिन थाइमिन को हम क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन्स। क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन्स। तो यहाँ पर बी क्या है, रॉन्ग है। और सी हम देख लेते हैं, थाइमिन और यूरेसिल पायरिमिडिन्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। डी यहाँ पर क्या है, यूरेसिल और साइटोसिन, ये भी पायरिमिडिन्स कहलाते हैं। तो हमें जो रॉन्ग जो मैच है इसमें वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन्स नहीं होते हैं, एडेनिन प्यूरिन्स होता है बट थाइमिन क्या होता है, पायरिमिडिन्स होता है। तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग मैच है। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इज बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो बी डीएनए होता है उसमें 1 टर्न हेलिक्स में मतलब कि कितना होता है, 1 टर्न हेलिक्स कितने नैनोमीटर के बराबर होती है। तो हम सभी जानते हैं जो 1 टर्न होता है उसमें क्या है कि 34 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। 1 टर्न में कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी डायमीटर की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि 34 एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 होती है। तो 34 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और 10 की पावर माइनस 10 में से यदि हम 10 की पावर माइनस 1 को नीचे लाएँ तो क्या हो जाएगा, 34/10। तो क्या आएगा, 33.4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आएगा। जब -10 की पावर जो माइनस 9 है वो क्या होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मीन्स डैट। यानी कि डीएनए में जो एंटी पैरेलल क्या स्टैंड होते हैं उसका मतलब क्या है, उसके मीनिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड आर इन द अपोजिट पोजीशन। तो डी सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ ए आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आरएनए टेम्पलेट के लिए, यानी कि जो आरएनए टेम्पलेट की तरह व्यवहार करता है, को किसके लिए, सिंथेसाइज डीएनए, यानी डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। तो हम सबको पता है जब आरएनए से डीएनए बनेगा, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसमें हमें कौन सा एंजाइम काम, कौन सी प्रोसेस होती है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से दो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को यदि हमें हाइड्रोलाइस यानी तोड़ना है तो हमें किस एंजाइम की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है यहाँ पर लाइपेज, ऑप्शन बी है प्रोटीएज, ऑप्शन सी यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस। यदि हमें जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के इंटरनल बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एंडोन्यूक्लियस की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्या होगी, एंडोन्यूक्लियस की। यदि हमें एक्सटर्नल तोड़ना है तो हमें एक्सोन्यूक्लियस की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, द फॉलोइंग रेशो इज जनरली कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रेशो है जो कि जनरली सभी स्पीसीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, G+C/A+T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ग्वानिन की परसेंटेज पूछी है और थाइमिन की यहाँ पर गिवन है। हम अभी अभी पढ़ के आए थे फर्स्ट क्वेश्चन, या मैंने कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया था,
फोर्थ क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें जो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के इक्वल होता है। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के इक्वल होता है और गुआनिन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? साइटोसिन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए थाइमिन की वैल्यू है हमारे पास 20%, तो एडेनिन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20%, यानी कि 20 एडेनिन का और 20 क्या होगा? थाइमिन, यानी 40% क्या हो गया? एडेनिन और थाइमिन के हिस्से में आ गया। अब 100 में से 40 हम माइनस करेंगे तो 60 हमारे पास बचेगा। वो 60 इसमें से किस में डिवाइड होगा? आधा तो इसमें जाएगा ग्वानिन में, आधा किस में जाएगा? साइटोसिन में। तो 60 का जब हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 30 आएगा। तो सी इज़ दी क्या होगा? राइट आंसर होगा। सी इज़ का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ BDNA अभी पढ़ा था। जो BDNA की वन लूप में जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। क्या होती है? 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर DNA इज मेनली फाउंड इन, यानी DNA मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए देखिए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस ओनली, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी यहाँ पर नन ऑफ दिस। तो DNA जो हमें देखे मिलेगा ही मिलेगा, वो कहाँ पर देखने मिलता है? हमें न्यूक्लियस में, केंद्रक में हमें DNA हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन प्रोक्यूरेट्स दी जेनेटिक मटेरियल इज। जो प्रोक्यूरेट सेल जो होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार होता है? तो प्रोक्यूरेट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। क्या? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा बी, सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22। इन DNA व्हेन AGCT, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन और सी यहाँ पर है साइटोसिन, टी यहाँ पर है थाइमिन, ऑकस देयर एसोसिएशन इज एज पर बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि इसमें से जो एसोसिएशन जो होता है आपस में कौन कौन से बॉन्ड बना के रखते हैं? तो एडेनिन जो होता है वो क्या है? थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ होता है, और ग्वानिन जो होता है वो किसके साथ डबल बॉन्ड के साथ होता है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 गिवन है यहाँ पर हमारे पास, द यूकैरियोट जीनोम डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोट जीनोम, यानी कि जो यूकैरियोट का जो जीनोम होता है प्रोकैरियोट जीनोम से किस प्रकार से डिफरेंस है? तो हम सभी को पता है जो प्रोकैरियोट जीनोम जो होता है वो क्या होता है? उसका DNA जो होता है वो सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड प्रोकैरियोट्स हो सकता है और डबल स्टैंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, द DNA इज ए सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाई। इन जो जीन्स जो होते हैं आपस में पैक्ड होते हैं, किसके कारण पैक्ड होते हैं? तो जो DNA और जो अदर जो प्रोटीन जो होती है वो किसके द्वारा होती है? बेसिक प्रोटीन के द्वारा। लेकिन ये बेसिक प्रोटीन याद रखना हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, बेसिक प्रोटीन होती है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरियल क्या है? ये क्या है? प्रोकैरियोट में हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने नहीं मिलती है। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25। रेडियो ट्रेसर टेक्निक सो डेट DNA इज इन, यानी कि जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक के द्वारा यदि हम DNA को देखें तो किस प्रकार दिखाई देता है? तो इसके द्वारा जो DNA दिखाई देगा हमें डबल हेलिक्स स्टेज दिखाई देगा, डबल स्टैंड दिखाई देगा। तो सी इज दी क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर, ये न्यूक्लियोसोम कोर्स इज मेड अप, यानी जो न्यूक्लियोसोम जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम जो बना होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बना होता है, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 शामिल होते हैं। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, ए DNA विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेस वुड मोस्ट प्रोबेबली इज, यानी यदि DNA में नाइट्रोजन बेस अनइक्वल है तो वो DNA किस प्रकार का हो सकता है? उसकी संभावना किस प्रकार हो सकती है? तो वो क्या है? यदि उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें वो क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंड हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंड। तो ए इज दी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन DNA कैन बी सीन बाई, यानी जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट होता है DNA में हम उसको किसके द्वारा देख सकते हैं? तो इसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देख सकते हैं। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29।
एन ऑक्टोमर ऑफ 4 स्टोन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए फॉर्म, यानी कि 4 स्टोन के साथ और जो डीएनए जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सभी को पता है जब डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो बी इसका क्या होगा? बी इज दी राइट आंसर। क्या होगा? बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन ए, यानी कि जो रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किस में शो हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैसेसन एंड स्टोल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? इकोलाई बैक्टीरिया पर। उसमें बताया कि जो रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर हमें सही बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए राइबोजाइम, और राइबोजाइम क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ए इसमें करेक्ट मैच है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर है द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, यानी कि ये किसने प्रूव किया था फाइनली कि जो डीएनए है वो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था? तो इसका ये प्रूफ जो दिया था वो क्या था? किसने दिया था? हर्शे एंड चेस ने, जो कि इसने जो अपना प्रयोग किया था बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया पे। किस पे किया था? बैक्टीरियोफेग पर। तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। टेलर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज, यानी टेलर एंड इसके जो साथी थे इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव को क्या है? प्रूव किया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव से रेप्लिकेट होता है। लेकिन इसने जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? यूकैरियोट सेल पे। और इसने जो यूज़ किया था वो कौन सा? किस पे किया था? फीस या फावा प्लांट पर। किस पे किया था? फीस या फावा प्लांट पर। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर ए मॉलिक्यूल डेट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेस्ट गिवन बिलो एक्सपर्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के लिए या जेनेटिक जो मॉलिक्यूल के लिए उसमें से कौन सा ट्रेट फुलफिल होना चाहिए? बिल्कुल एक के। तो यहाँ पर ए देखिए इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म मेंडेलियन करेक्टर, बिल्कुल सही है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्या है? अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर के अनुसार क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल सही है। ये भी होना चाहिए किसी जेनेटिक मटेरियल में। ऑप्शन सी यहाँ पर इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड केमिकली। तो ये सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है जेनेटिक मटेरियल के ट्रेट में, यानी इसके लक्षण में। तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी देखिए इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस डेट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो इसमें स्लो चेंजेस होना चाहिए। यदि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा चेंज होंगे तो क्या है कि जो यहाँ पर उत्परिवर्तन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होने लग जाएगी, जो कि क्या है? नए ट्रेट क्या है? जन्म लेंगे। तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने। इसने अपना प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या उसी को बोलते हैं हम डिप्लोकोकस निमोनी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कवर की थी किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? ग्रिफिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द स्टडी ऑन, यानी डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये किसके द्वारा फाइनली प्रूव हुआ था? वो हुआ था हर्शे एंड चेस ने, जिसने प्रूव किया था बैक्टीरियोफेग, या उसको बोले हम बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेग किसको बोलते हैं? जिसमें बैक्टीरिया प्लस वायरस, उसको क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरियोफेग। तो बैक्टीरियल वायरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डोमिनेंट स्ट्रेट इन, इनकी जो सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए का वो किसने सबसे पहले प्रूव किया था? तो ये किसने किया था? मैसेसन एंड स्टोल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था? एस्चेरिचिया कोलाई, यानी ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उस पर किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले किस बैक्टीरिया पर प्रयोग किया गया था? और ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ग्रिफिथ ने की थी, और किस पे की थी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या उसी को बोले हम डिप्लोकोकस निमोनी। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डिप्लोकोकस निमोनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है दी न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव डेट। जो न्यूमोकोकस है वो एक्सपेरिमेंट किसके लिए प्रूव हो रहा था। तो जो न्यूमोकोकस जो एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि वो बताना चाहता कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 का राइट आंसर होगा कि डीएनए इज़ दी जेनेटिक मटेरियल। बट इससे ये प्रूव नहीं हो पाया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। बट यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। लेकिन डीएनए वो है ये इसने प्रूव नहीं किया था, लेकिन प्रूव किसके लिए कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल के। तो बाद में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में आया था वो कौन था, डीएनए। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40। DNA synthesis can be specially measured by estimating the incorporation of radio labeled। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर थाइमिडीन, ऑप्शन बी यहाँ पर डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ऑप्शन सी यहाँ पर यूरेसिल एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है एडेनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाइमिडीन। क्या होगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस एज ए फाउंड बाई एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी वाज। यानी न्यूमोकोकस पर प्रयोग किसने किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो किसने किया था, ग्रिफिथ ने, जो कि जेनेटिक मटेरियल की खोज के लिए। इसी प्रकार एवरी मैक्लोइड मैकार्टी ने इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया था किसके लिए, कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये इसने भी नहीं बताया कि जो मेनली जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए। तो ये किसके लिए प्रयोग कर रहे थे, जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। क्या होगा, डीएनए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए हु प्रूव डैट डीएनए इज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल। यानी किसने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। हम सभी को पता है बैक्टीरियोफेज पर जो एक्सपेरिमेंट किया था हर्श एंड चेस ने, उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। तो डी इज दी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए Escherichia coli fully labeled with nitrogen 15 is allowed to grow in nitrogen 14 medium. The two strand of DNA molecule of the first generation bacteria have। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन है देखिए डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिजेबल पेरेंट डीएनए। यानी कि यदि हम Escherichia coli के जो डीएनए है उसको लेबल्ड कर दें कि N15 से और N14 से, और जब हम फर्स्ट जनरेशन देखें तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो उसमें हमें क्या मिलता है, या तो N14 के साथ नया मिलेगा या N15 के साथ नया मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफरेंट डेंसिटीज एंड डू नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए, यानी पेरेंट डीएनए के वो समान नहीं है। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आरएनए पर लागू नहीं होता है। ए क्या है कि हेट्रोसाइकिल नाइट्रोजन बेस होते हैं, सही बात है, हेट्रोसाइकिल क्या है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। बी चार्गा फ्लू, सी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बिल्कुल सही बात है। डी 5 फास्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड्स, बिल्कुल सही है। तो चार्गा फ्लूल जो होता है इस पर क्या है, लागू नहीं होता है। आरएनए पे ध्यान रखना, आरएनए पर चार्गा फ्लूल लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए स्टेट, यानी डीएनए और आरएनए में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो ऑप्शन ए देखिए बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बोथ हैव सिमिलर पायरिमिडीन्स तो होते ही नहीं है। सी देखिए बोथ हैव सिमिलर शुगर भी नहीं है। डी देखिए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बोथ आर जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ वायरसों में, कुछ वायरस की बात करें उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जनरली बात करें तो आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं होता है। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक को इसके न्यूक्लियोटाइड को, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए वाले को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर। डूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज द इलोंगेट, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके दौरान जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं वो कहाँ पर इलोंगेट होते हैं। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होते हैं वो हमें लैगिंग स्टैंड पर देखने मिलते हैं, जो कि अवे फ्रॉम दी क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क। जो रेप्लिकेशन फोर्क जो बनता है इस प्रकार का जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उसमें क्या है, जो लैगिंग स्टैंड जो होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फोर्क।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, द लेगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फोर्क, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 यहाँ पर है, दिया हुआ है डूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ ए बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसाइज स्टार्ट फ्रॉम ए रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड, यानी कि ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व, ऑप्शन बी इज फैसिलिटेटेड बाय टेलोमर्स, ऑप्शन सी है मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ साइट एंड डी यहाँ पर है मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे, यानी दोनों तरफ ये मूव कर सकता है रेप्लिकेशन के दौरान। 48 देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज विच टू स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्टैंड इज कॉल्ड। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि एक तो आता है पेरेंट से, दूसरा नया डीएनए स्टैंड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी कंजर्वेटिव। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर स्पेशल प्रोटीन that help to open up DNA double helix in front of replication fork, these protein are, यानी कि वो प्रोटीन जो कि क्या है कि डबल हेलिक्स डीएनए को क्या है कि स्पेशल प्रोटीन है जो कि डबल हेलिक्स डीएनए को क्या है ओपन करने में हेल्प करते हो। कौन सी है, ऑप्शन है देखिए डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी है डीएनए टॉप आइसोमरेज फर्स्ट, डीएनए गायरेज एंड ऑप्शन डी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा जो डीएनए टॉप आइसोमरेज मरेज है वो डबल हेलिक्स डीएनए को क्या है ओपन करने में हेल्प करती है, तो बी इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर डूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्टैंड सेपरेट बाई, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो टू स्टैंड जो होते हैं डीएनए को किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, अनवाइंडेज या हेलिकेज एंजाइम द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटली मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन। तो एक्सपेरिमेंटली जो डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे पहले किया था, किसने किया था, स्टेरेच कोलाई, जो कि मैसेल्सन एंड स्टोल ने किया था। ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, डीएनए रेप्लिकेशन इज, यानी जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए देखिए कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस, जो कंजर्वेटिव तो होता नहीं, सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव ऑप्शन बी एंड सी में है। और देखिए यहाँ पर बी क्या है, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस, और सी यहाँ पर है सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमी कंजर्वेटिव एज वेल एज सेमी डिसकंटिन्यूस। तो बी इज दी राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा बी। तो ये थे 52 क्वेश्चंस जो कि क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जितने भी हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। इससे आगे हम 52 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।